मेरे साथ सन्नी नागपाल बैठे हैं। नागपाल परिवार सहारनपुर शहर का एक प्रतिष्ठित परिवार है। व्यापारी वर्ग हैं ये। और करीब 7 साल पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद जब भी कोई खबर निकलकर सामने आती थी तो कहा जाता सन्नी नागपाल भूमाफिया। इनको मतलब भूमाफिया कहा जाने लगा, टैग लग गया इनके ऊपर। तमाम खबरें चलती थी कि भाई सन्नी नागपाल और नागपाल परिवार है वो भूमाफिया है, जमीनों पर कब्जे जो है वो कर रहा है। ये परिवार पिछले 7 साल से काफी परेशान था क्योंकि प्रतिष्ठित परिवार है शहर का, और परिवार के लोगों पर तरह तरह की परेशानियां सामने आती रही हैं और वो काफी परेशान हुआ करते थे उस समय। मीडिया हेडलाइन हो, अखबार की कोई भी खबर हो तो वहां पर अगर कोई बात भी होती थी सन्नी को लेकर तो उसमें लिखा जाता था भूमाफिया सन्नी नागपाल। लेकिन अब इनका दावा है कि इनके ऊपर जो भूमाफिया का जो टैग लगा था वो हट गया है। इनकी प्रॉपर्टियों पर भी बुलडोजर चले थे। इनकी कुछ प्रॉपर्टियां थी जिनको बताया गया था कि वो सरकारी प्रॉपर्टियां हैं और इन्होंने उस पर जबरन कब्जा कर लिया है, तब इनको भूमाफिया कहा गया। एफआईआर दर्ज हुई और जो उनकी कुछ जगह थी वहां पर बुलडोजर एक्शन जो है वो वहां पर हुआ था। काफी मामला जो है वो सुर्खियों में रहा था। सन्नी नागपाल है, उनसे समझेंगे। 7 साल बाद कह रहे हैं आपके भाई टैग हट गया। सुर्खियां होती थी, कहीं भी कोई खबर आती थी सन्नी नागपाल भूमाफिया, सन्नी नागपाल, ये तमाम तरह की चीजें होती थी। अब क्या आदेश आया आपके पास, कैसे आपने ये जंग लड़ी और क्या रहा इन 7 सालों में? विकास भाई, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप इस चीज़ के लिए मेरे पास सबसे पहले आए कि इस सच्चाई को जानने के लिए। असल में विकास भाई, आपने ही बात बोली कि ये जो आपकी कोई भी हेडलाइन चलती थी तो उस पे लिखा हुआ आता था कि भूमाफिया और सनी नागपाल ने आज ये ज़मीन कब्जा ली, आज एक रंगदारी मांग ली 1 करोड़ रुपए की। तो एक बहुत मतलब कि व्यथित करने वाला समय मेरे ऊपर बीता। उसके बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि पहले तो इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहिए कि एक्चुअल भूमाफिया होते कौन है। भाई, भूमाफिया वो होते हैं जिसने किसी की जमीन कब्जाई हो और उसको पैसे ना दिए हों, जिसने किसी का मतलब कि शोषण किया हो, जमीन कब्जा के पैसा मार लिया हो, या किसी को किसी कागज गलत तैयार कर लिए हो, तो भूमाफिया का टैग उसको मिलना चाहिए। मेरे को जो भूमाफिया बनाया गया वो सिर्फ आप अचंभित रह जाएंगे कि मेरे ऊपर 10 मुकदमे लिखे गए विद इन अ वीक, मतलब 1 हफ्ते के अंदर। और मैं मीडिया की सुर्खियों में छाया रहा। और सारा मेरी जो मीडिया ट्रायल चला मेरे ऊपर कि भूमाफिया, मतलब कि वो तो आरोप तो साबित होते कब जब होते, लेकिन मेरे को भूमाफिया घोषित कर दिया गया। तो मेरा एक जो मीडिया ट्रायल और उत्पीड़न हुआ, वो 10 मुकदमे लिखे जाने के बाद आप अचंभित रह जाएंगे कि सिर्फ एक 400 गज के 2 प्लॉट थे जिस पर मुझे भूमाफिया घोषित कर दिया गया। और वो 400 गज के भूमाफिया जो बनाया गया मुझे, वो सिर्फ़ इस बेस पे बनाया गया कि मैंने कोई सरकारी ज़मीन ली है। सरकारी ज़मीन का बैनामा मैंने अपनी वाइफ़ के नाम पे और अपने भाई के नाम पे करवा लिया है। तो मतलब कोई तह में नहीं गया उस टाइम पे। और तह में जाने के पहले तो मतलब एक जो अकल वाली बात होती है, जो प्राइमा फेसी एक जो प्राइमरी एक जाँच होती है, वो यही सोचनी चाहिए कि अगर कोई भूमाफिया होगा तो वो अपनी वाइफ़ के नाम पे और अपने भाई के नाम पे प्लॉट क्यों लेगा? अगर उसको कोई कूटरचना करनी है या कोई कब्जा करना है, तो वो अपनी वाइफ के नाम पे या अपने भाई के नाम पे प्लॉट क्यों लेगा? उसके पास तो बहुत सारे गुर्गे होते हैं कि भैया उनके नाम पे लेके और फिर वो प्लॉट कब्जे करे या कुछ करे। तो ये वाला मामला जो था, एक्चुअल ये था कि एक 1962 में एक ज़मीन जो है जनता रोड जब बनी, तो जनता रोड बनते के टाइम पे एक कुछ नंबर्स थे जिनको जनता रोड को जब चौड़ीकरण किया गया, जैसे आज चौड़ीकरण किया जाता है, मान लीजिए सड़क का कोई एक्वायर की जाती है, तो एक्वायर करने के टाइम पे सड़क बनाते समय उसके नंबर एक्वायर किए जाते हैं कि भई ये किसी काश्तकारों से नंबर लिए जाते हैं, मतलब उनकी ज़मीन ली जाती है, तो उसका मुआवज़ा दिया जाता है। तो मामला ये था कि मान लीजिए किसी के पास 1000 गज ज़मीन थी, तो उससे 600 गज ज़मीन ली गई कि इस पर जनता रोड बनाई जाएगी, और उसका उसको मुआवज़ा दे दिया गया। तो 1000 गज में 600 गज ज़मीन गई, उसकी बची 400। वो 400 गज ज़मीन काश्तकारों के वारिसों के नाम पे चलती रही। उनके बड़े जो है एक्सपायर हो गए, उनके बाद उनके बच्चे हो गए, 10-10 लोगों के नाम पे छोटी-छोटी, मतलब 100 गज किसी के नाम पे आ गई, 50 गज किसी के नाम पे आ गई। तो वो ज़मीन हमने परचेज़ कर ली 2017 में। और ये नहीं है कि 2017 में मैंने मतलब सीधा उनके काश्तकारों से परचेज़ की है, वो पूरी चेन थी, मतलब 42 बंदों की पूरी चेन थी जिनसे मैंने वो परचेज़ की ज़मीन। तो वो ज़मीन जब मैंने परचेज़ की तो मैंने अपनी वाइफ़ के नाम और भाई के नाम पे, छोटे नाम पे ज़मीन परचेज़ की। तो हम जब वहाँ पर कब्ज़ा लेने गए प्लॉट का, जो जिसने हमें दिया था प्लॉट,
तो वहाँ पर कुछ गाँव वाले आ गए कि भैया ये जो ज़मीन के मतलब पीछे जो है, ज़मीन के आगे जो है वो जनता रोड की ज़मीन है। तो हम भी शॉक्ड थे कि कहीं हमने गलत ज़मीन तो नहीं ले ली है। तो ठीक है, 19 मतलब हम 1962 से भी पहले कागज़ निकालने पे गए। मतलब इन जब ये मुकदमे हमारे ऊपर हो गए, थोप दिए गए एक्चुअल में। जब हमारे ऊपर ये मुकदमे थोप दिए गए तो हम वहाँ पर गए अपने रेवेन्यू बोर्ड में, और सारे जितने 1962 से ऊपर जितने भी कागज़ थे, जिल्दबंदी और जो मतलब अब तो मुझे भी शायद कागज़ों का इतना ज्ञान हो गया है कि मैं वहाँ तक रिकॉर्ड्स देखने चेक करने गया, राजस्व विभाग के। तो वहाँ पर पाया कि जो ज़मीन थी वो एक्चुअल, जैसे मान लीजिए 1000 गज ज़मीन थी, 600 गज एक्वायर हो गई, काश्तकार को उसका मुआवज़ा मिल गया। 400 गज जो ज़मीन बची है, उसका हमने बेनामा करवाया। तो वो बिल्कुल एक्यूरेट चेन वहाँ से 1962 से मतलब 1959 से वो ज़मीन के बिल्कुल जब से जमींदारा खत्म हुआ ना 52 में, उसके बाद से, और चकबंदी हुई 1962 में, तो उसके बाद से सारे कागज़ हमने निकलवाए। पीडब्ल्यूडी की एनओसी ली कि आपने कितनी ज़मीन एक्वायर की थी, कितनी ज़मीन आपने ली थी। उन्होंने अपने सारे कागज़ दिए। चकबंदी विभाग से हमने कागज़ लिए, राजस्व विभाग से हमने कागज़ लिए। मतलब कोई भी ऐसा विभाग हमारा नहीं छूटा जिससे कि हमारे पास कागज़ ना आए हों। तो सब में एक ही चीज़ आई कि आपकी जो ज़मीन है वो काश्तकारों की है, जनता रोड की ज़मीन नहीं है। और इसमें बहुत से अधिकारी, जो उच्च अधिकारी थे, उन्होंने भी मेरा ये साथ दिया कि आप ठीक है, आप अगर कोई डॉक्यूमेंट्री लेके आएँगे चीज़ अपनी, तो हम आपका साथ देंगे। और इसी वजह से ही 10 मुकदमे लिखे जाने के बावजूद भी मेरा वो उत्पीड़न नहीं हुआ जो कि अगर मतलब जो अगर किसी के ऊपर 10 मुकदमे लिखे जाएँ और उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है, मुझे हाई कोर्ट से स्टे मिले सब मामलों में, लेकिन उसके बावजूद भी उत्पीड़न किया जा सकता था। मेरे को हिस्ट्री शीटर बना दिया गया 10 दिन के अंदर ही, भूमाफिया बना दिया गया, गैंगस्टर की मेरे ऊपर तैयारी कर दी गई थी, बुलडोज़ किया गया मकान मेरा, मेरा फार्म हाउस बुलडोज़ किया गया। तो एक ऐसा समय बीता कि जिसको हम मतलब ये नहीं बता सकते कि किस तरह से हमने खून के आँसू रोए हैं। लेकिन आज परमात्मा की कृपा से ये जो 6 साल 7 साल की लंबी लड़ाई चली, एसडीएम साहब ने एक ऑर्डर कर दिया था, वो भी एक एक्स पार्टी ऑर्डर था पटवारी की रिपोर्ट पे कि ये जनता रोड की ज़मीन है। मतलब पटवारी की एक गलत रिपोर्ट थी, और उस गलत रिपोर्ट के आधार पे एक्स पार्टी एक ऑर्डर हो गया था। एसडीएम साहब ने 2020 में ऑर्डर कर दिया था। वो एक सिविल मामले चल रहे थे, मतलब सिविल प्रकृति के मामले थे, उनको क्रिमिनल मामलों का रूप दिया गया। और आप मानेंगे 10 में से 8 मामले जो मेरे ऊपर लिखे गए, सिर्फ़ इन 15, 16, 17 को सरकारी भूमि मानकर और मेरे ऊपर मुकदमे लिखे गए कि मैंने सरकारी भूमि पे मीटर लगा लिया, सरकारी भूमि की रसीद बनवा ली, सरकारी भूमि का बैनामा करवा लिया। और आप मानेंगे कि मेरे नाम पे 1 गज भी मतलब बैनामा नहीं है। और भूमाफिया तो छोड़िए, मतलब 1 गज तो छोड़िए, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ और ऑन कैमरा विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी आके मुझे ये कहे कि मैंने उसकी 1 इंच ज़मीन जब मतलब कि गज तो बहुत दूर की बात होती है, 1 इंच ज़मीन मैंने किसी की दबा रखी हो, किसी को पैसा नहीं दिया हो, बैनामा करवा लिया हो, तो वो आपका सामने आए और बोले इस चीज़ के लिए कि भैया मेरे ये डॉक्यूमेंट है, और इन डॉक्यूमेंट के आधार पे मेरे ये मतलब सन्नी नागपाल ने पैसे देना है, या ये मतलब उसने मेरी ज़मीन कब्ज़ाई है। डॉक्यूमेंट बोलने चाहिए ना, वो डॉक्यूमेंट तो किसी ने देखे नहीं। वो सिर्फ़ मेरे आरोपों को ही मतलब मुझे घोषित कर दिया गया कि ये भूमाफियाई है। तो आज ये आप बहुत संबंध तो हाजी इकबाल से भी जोड़ा गया, कई बार प्रेस नोट देके भाई हाजी इकबाल से भी संबंध है आपका, जो पूर्व एमएलसी रहे हैं बसपा के, करण गारोवारी, उनके गैंग से भी जोड़ते थे आपको। मुझे तो पता नहीं, शायद मुझे लगता है दाऊद इब्राहिम रह गए थे कि जो मेरे को जोड़ना बाकी रह गया था। तो हाजी इकबाल के बारे में तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जनप्रतिनिधि जब कोई होता है, 2009 से 2012 के बीच में जनप्रतिनिधि कौन थे? हाजी इकबाल थे। हमारे किसी के साथ भी, हम एक व्यापारी लोग हैं, और कोई भी पार्टी के साथ, मतलब छोटा-सा शहर है, किसके साथ हमारे संबंध नहीं है। या एक बात और बताएँ कि हाजी इकबाल के साथ कोई शहर का नेता हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसके साथ संबंध उनके नहीं रहे? हाजी इकबाल के साथ सबके साथ संबंध रहे, सबके उन्होंने काम करवाए, नहीं करवाए ये मुझे मतलब नहीं है। लेकिन संबंध का मतलब ये नहीं होता कि मैंने उनसे, आप मेरे पे ये कोई आरोप लगाएँ कि मैं उनके साथ खनन में कोई पार्टनर था, कोई मैंने उनके साथ एक बुग्गी मतलब ट्रॉली या डंपर तो बहुत दूर की बात है, एक बुग्गी कोई मेरे पे साबित कर दे कि मैंने उनसे कोई बुग्गी का व्यापार किया हो, मतलब कि एक ठेला जो झोटा बुग्गी का व्यापार किया हो, कि मैंने उनसे खनन का वहाँ से उनसे कोई फ़ायदा लिया हो, तो मैं गुनहगार हूँ। अगर मैंने, लेकिन आप सिर्फ़ हाजी इकबाल के साथ आप मुझे जोड़ के सिर्फ़ ये लगा देंगे टैग कि भैया हाजी इकबाल के साथ गुर्गा है, हाजी इकबाल का पार्टनर है, हाजी इकबाल का राइट हैंड है। तो मैं उसका तो जवाब यही है कि डॉक्यूमेंट्री ऑन डॉक्यूमेंट्री आप मेरे पास कुछ चीज़ हो, जो आपको ये दिखाएँ कि भई मेरी खनन में कोई इनके साथ हिस्सेदारी हो,
भाई प्रॉपर्टी का लेन देन, मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी ली है और वो प्रॉपर्टी किसी और की थी, उनके अंदर आप हज्जी इकबाल का नाम जोड़ के कह रहे हैं कि नहीं यार ये हज्जी इकबाल की है, ये हज्जी इकबाल की है, तो किसके साथ उनके संबंध नहीं थे? व्यापारिक संबंध तो उनके हर नेता के साथ है। आज भी मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि जो बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी पार्टनरशिप थी, जो आज सत्ता में है। तो किसी के ऊपर किसी का पास्ट देख के और उसका आज प्रेजेंट को तय करना कि वो क्या थे और क्या हैं और क्या नहीं, मतलब कि उनके ऊपर कोई आरोप लगाना, ठीक है, उनकी आज ये कानूनी लड़ाई उनकी चल रही है, वो जीतते हैं, क्या होता है उनके साथ ये ईश्वर के हाथ में और कोर्ट के हाथ में है, उनके मामले कोर्ट में है। लेकिन मेरा कोई मामला ये बताएं कि मैंने उनके साथ कोई खनन का व्यापार किया हो, कोई ऐसा व्यापार किया हो जो इलीगल हो, तो मैं गुनहगार हूँ। लेकिन ये किसी के ऊपर आरोप लगा देना कि मतलब गुर्गा है उनका और राइट हैंड है और सारे राजदार हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा ना प्रताड़ना हुई मेरे साथ। मतलब उस टाइम पे तो शायद मेरी सुनवाई भी नहीं हुई किसी, मतलब मैं अगर चाहता कि मैं अपनी बात किसी को बता दूँ, तो वो भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो 7 साल जो ये बीते हैं, तो कैसा रहा? कुछ फैमिली के अंदर क्या डिस्टरबेंस रही है? फैमिली किस तरह देखती थी? किस तरह सपोर्ट मिलता था क्या? 7 साल में आप विकास भाई बहुत सारे चेंज आए। 7 साल में सबसे बड़ा चेंज तो ये आया कि सोशल इनजस्टिस का। क्योंकि सोशली आप जो आपके साथ हीन भावना जुड़ जाती है ना कि एक भूमाफिया है, कहीं इसके साथ हमारा नाम ना आ जाए, इसके ऊपर ये मुकदमे चल रहे हैं, कहीं हमारा नाम ना आ जाए इसके साथ। क्योंकि मेरे ऊपर जो मुकदमे लिखे गए, वो बड़ी अच्छी और गहन साजिश के तहत लिखे गए। उसमें ये लिख दिया गया कि 25 अज्ञात लोगों ने मैंने जान से मारने की कोशिश करी, गला दबा के, और जिसका कोई मेडिकल नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसमें रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, खैर भगवान जी की कृपा से। तो ऐसे-ऐसे मुकदमे लिखे गए जिसमें 25 अज्ञात को साजिश के तहत डाल दिया गया कि कोई भी इसका साथ देगा, कोई भी इसकी आवाज़ उठाएगा, तो उसका जो है, उसका भी नाम उसके अंदर डाल दिया जाएगा। तो सोशल इनजस्टिस हुआ मेरे साथ हीन भावना के तहत। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके सामने है बीएमडब्ल्यू, ऑडी से चलने वाले वैगनआर में घूम रहे हैं आज। तो हो इसी से ही सब कुछ पता लगता है कि क्या-क्या प्रताड़ना हुई, क्या-क्या चीज़ हुई। और व्यापार तो ठप हो ही गया, व्यापार के काबिल नहीं रहे, क्योंकि व्यापारी के लिए ना सबसे ज़रूरी है व्यापार को समय देना। जब आपका व्यापार जो है, व्यापारी से आपको माफ़िया बना दिया जाए और वो लड़ाई लड़नी ज़रूरी हो जाए कि नहीं यार ये माफ़िया का टैग आपको हटाना है, तो वो माफ़िया का टैग हटाने के लिए आपको पैसा, समय और अपना तन, मन, धन सब देना पड़ता है। अगर आप वो नहीं देते तो वो टैग नहीं कभी हट सकता, क्योंकि ये हिंदुस्तान का कानून है कि तारीख पे तारीख मिलती है उस चीज़ के लिए। तो ये 7 साल भी एक छोटे से मामला था। भई 2 और 2 4 होते हैं। सिर्फ़ इसको इसको चेक करने में कि ये 2 और 2 4 होते हैं, इसको चेक करने में 7 साल हमारे बर्बाद हुए। तो मैं तो यही कहता हूँ कि फिर भी ईश्वर की बहुत-बहुत कृपा है मेरे ऊपर, मेरे परिवार का मेरे बहुत साथ है। आप मेरे चाहने वालों का मेरा बहुत साथ है, मेरा जो जिन्होंने मेरा साथ दिया इस चीज़ में, मेरे से उस तरह से बिहेव नहीं किया कि नहीं यार कहीं इसके साथ हम जुड़ेंगे तो कुछ भाइयों ने मतलब मेरा ऐसा साथ दिया, कुछ जनप्रतिनिधियों ने मेरा ऐसा साथ दिया। समाज ने, पंजाबी समाज के कुछ लोग हैं जो जिन्होंने मेरा समाज ने साथ दिया। समाज, सर्व समाज के लोगों ने मेरा साथ दिया, ऐसा नहीं है, हिंदू, मुसलमान हर बंदा मेरे पक्ष में आया। लेकिन वही वाली बात है ना कि कुछ लोगों को ऐसा डरा दिया गया और साथ में ऐसा एक भय दिखा दिया गया पुलिस का कि कहीं अगर इसका साथ देंगे, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा भी नाम इसके साथ जोड़ दिया जाए। तो एक बहुत लंबी लड़ाई थी, कानूनी लड़ाई थी। उसका एक पहला जो मैं जीत कर लाया हूँ कि राजस्व परिषद ने साफ-साफ कह दिया है कि जो ज़मीन आप जनता रोड की बता रहे हैं, वो राजस्व विभाग ने कह दिया साफ-साफ कि वो जनता रोड की ज़मीन नहीं है, सरकारी ज़मीन नहीं है। और इस पर जितने भी मुकदमे लिखे गए हैं सन्नी नागपाल के ऊपर, वो विधि सम्मत नहीं है। ये सब रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। तो अब क्या कुछ रह गया? अब अगला स्टेप क्या है? जो जिस तरह से आपको मुआफिया भी कहा गया, तो अब क्या अगला कदम उठाने जा रहे हैं? अगला स्टेप यही है कि मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, मैं इनकी मतलब अपने वकील साहब से मैं सलाह करके और इनकी मदद से इनकी सबसे पहले तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मेरा भूमाफिया पोर्टल पे चढ़ा हुआ है, जो टैग लगा हुआ है कि भूमाफिया, एंटी भूमाफिया के तहत, तो मैं मुख्यमंत्री जी अपने योगी आदित्यनाथ जी से यही माँग करता हूँ। मतलब मैंने उनको अपनी एक एप्लीकेशन भी भेजी है और मैं शायद हो सकता है कि मैं जल्दी उनके पास जाऊँ भी, मिलने का समय ले रहा हूँ उनसे। तो मैं उनके पास जाऊँ और ये प्रार्थना करता हूँ उनसे कि मेरे को ये न्याय दें कि जब मेरी कोई गलती नहीं है, तो मेरे ऊपर सिर्फ़ जो भूमाफिया लगाई गई है, उसको हटाया जाए। और जो मेरे ऊपर क्रिमिनल मुकदमे हैं, वो तो लड़ाई मैं लड़ ही रहा हूँ कोर्ट में। उसमें से 10 में से 6-7 मुकदमे खत्म भी हो चुके हैं और 2-3 मुकदमे मेरे वापिस जो बाकी रह गए हैं,
वो भी सिर्फ इस वजह से रह गए हैं कि कुछ एक बंदे कुछ ऐसे होते हैं जिनको मुकदमे लड़ने का शौक हो जाता है। तो शायद उसमें से एक दो ऐसे लोग हैं कि जो उनको मुकदमे लड़ने का शौक है और विवादित संपत्तियों को विवादित करके उनसे पैसे कमाने का ब्लैकमेलर बन चुके हैं वो। तो ऐसे लोगों को ही प्रशासन ने सिक्योरिटी दी हुई है। तो मैं इसकी भी मांग करता हूँ कि मेरे को ये कोई दिक्कत नहीं है कि उनको सिक्योरिटी ना दी जाए। मेरी प्रशासन से मांग ये है कि उनको सिक्योरिटी डबल कर दी जाए उनकी। अगर वो मैं इतना बड़ा भूमाफिया हूँ, इतना बड़ा मैं डॉन हूँ, तो उनको सिक्योरिटी उनकी डबल कर दी जाए, लेकिन उनसे पैसा जो है, वो उनका फुल फीस ली जाए, जितनी भी ली जा रही है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो लोग शासन प्रशासन को गुमराह करके एक भय दिखाते हैं, जैसे स्टेनो के पेशकार के पास, पीआरओ के पास, इन लोगों के पास जाकर और सरकारी गनर दिखाकर भय दिखाते हैं कि हमारे को देखो सरकारी गनर मिला हुआ है सन्नी नागपाल के नाम का। और जब मैं अधिकारियों के पास जाता हूँ तो वो मेरे को देखते हैं, यार सन्नी नागपाल आप हो? हमें तो लगता था कि कोई बड़ा मूंछों वाला और बहुत मतलब एक माफिया टाइप इंसान होगा, डॉन टाइप इंसान होगा, तो आप तो कहीं से लग नहीं रहे हो ऐसे। तो जैसे लेकिन दिक्कत ये होती है कि जिस अधिकारी के पास हम जाते हैं, उसको हमारी सच्चाई पता लगती है, हमारे डॉक्यूमेंट पता लगते हैं, थोड़े टाइम बाद उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो फिर ये लड़ाई फिर से वहीं से शुरू हो जाती है कि उसको नए जाके बताना पड़ता है कि भैया ये हमारा ये डॉक्यूमेंट है, ये हमारी प्रॉब्लम थी, ये हमारे साथ ये हुआ। तो उसको फिर से सारी कहानी बतानी पड़ती है। अब यही जो समय का जो नुकसान है और पैसे का, टाइम का और तन, मन, धन का जो नुकसान है, क्योंकि पैसा मेरा जब मैं बिज़नेस नहीं कर पाऊँगा तो नुकसान हो गई। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो आपके माध्यम से मैं सभी अधिकारियों को अपना एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि आप मेरे डॉक्यूमेंट चेक करें, आप मेरे को न्याय दें। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को सज़ा दी जाए। लेकिन अगर मैं डॉक्यूमेंट में ठीक हूँ, हर तरह से मेरा कोई ऐसा कोई मतलब मेरा पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब एक 7-16 का मुकदमा होता है जो लड़ाई झगड़े का, 24 अप्रैल 2022 से पहले मेरे ऊपर वो भी मुकदमा नहीं था। और 24 अप्रैल 2022 के बाद मैं माफिया भी बन गया, भूमाफिया भी बन गया, गैंगस्टर भी बन गया। साथ में मेरा एक मतलब एक इतना बड़ा शोषण भी हो गया। तो मैं आप सबसे एक मतलब हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि मेरे को न्याय दें। कम से कम मेरे कागज़ को देख के, मेरे डॉक्यूमेंट्स को देख के, जो भी आप मेरी मदद कर सकते हैं, मैं निष्पक्ष मदद माँगता हूँ। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा फ़ेवर करें। जो भी आप मेरी एक्चुअल मदद कर सकते हैं, वो मेरी मदद करें। क्योंकि ये न्याय देना भी, जो आपको ईश्वर ने कुर्सी दी है, उसको न्याय देना भी आपका एक मतलब कि सबसे बड़ा काम, कर्तव्य यही है कि आपका फ़र्ज़ भी यही है कि आप मेरे को न्याय दें। तो मेरी बस आपसे यही प्रार्थना है कि ईश्वर के बाद ईश्वर ने आपको ताकत दी है, न्याय की कुर्सी पे बिठाया है, तो आप मेरे को न्याय दें इस चीज़ में। और सिक्योरिटी आप किसी को भी दें, मेरे खिलाफ अगर आपके पास कोई आता है कि भैया ये सन्नी नागपाल की शिकायत है या कुछ भी दिक्कत है, तो आप उसकी सुनें। और लेकिन उनको डॉक्यूमेंट के ऊपर चेक करें कि ये कागज़ सही है या गलत है। चलिए ठीक है। तो सन्नी नागपाल हैं और जिस प्रॉपर्टी को लेकर, जिस जमीन को लेकर कहा गया था कि वो सरकारी जमीन है जिस पर सन्नी नागपाल ने कब्जा कर लिया है, उसको अब राजस्व परिषद ने कह दिया है कि भाई वो जमीन जो है वो सरकारी नहीं है। इसी प्रॉपर्टी को लेकर इनके ऊपर भूमाफिया, एंटी भूमाफिया के तहत कार्रवाई हुई थी। हालांकि अब कह रहे हैं अभी कागजों में तो बच गए हैं, मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे कि जो पोर्टल पर चढ़ा हुआ है भूमाफिया नाम जो लिखा गया है वो भी जल्द हट जाए। इसके अलावा अधिकारियों से भी अपील की है कि उनसे भी न्याय की उम्मीद है। वो कहते हैं कि जो उनके पास डॉक्यूमेंट है उनको चेक किया जाए। तो कहीं ना कहीं एक साजिश बता रहे हैं, एक राजनीतिक षड्यंत्र रहा है इनके खिलाफ, जिसकी वजह से पिछले 7 साल से इनके साथ ऊपर जो है वो काफी उत्पीड़न हुआ है, काफी शोषण हुआ है। टीम यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर